इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस में ये चीज़ बड़ी साफ आती है कि वाकिफ़ का मंशा क्या था। वाकिफ़ मीन्स द पर्सन हु डेडिकेट्स हिज प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ड्यूटी फॉर परमानेंटली फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो वाकिफ़ वो है होता है। तो जो वाकिफ़ है वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि इस मस्जिद का मेंटेनेंस हो, या 10 बेवाओं को वजीफ़ा मिले, या इस कब्रिस्तान की देखभाल हो, जो भी उसके पर्पस रहे हों। वो जनरली वो वक्फ़नामे में जो डॉक्यूमेंट होता था डेडिकेशन का, उसमें वो चीज़ें लिखी होती थी। उसके आधार पर वक्फ़ का रजिस्ट्रेशन होता था। फिर अगेन मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज द पार्टीशन इन 1947, लॉट ऑफ दीज मोस्ट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स वर लॉस्ट। तो either because of migration from here to there, there to here, or simple loot and arson or whatever, law and order issue, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे। अब ऐसे हालात में अगर आप मंशा को ही उसको इम्पोर्टेंस ना दें, वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। वफ़ की डेफिनीशन, वफ़ के प्रोसेसेस, उसको छेड़ना अच्छा नहीं होगा। आई मीन इट विल नॉट गिव यू गुड। कानून में संशोधन हम क्यों करते हैं? कानून का संशोधन तो इसीलिए होता है ना कि उसे मजबूत बनाया जाए, उनमें कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वीकनेसेस हैं, तो उनको रिमूव किया जाए। तो दूसरा ये है कि भाई कोई डिमांड हो, कोई आवश्यकता हो, कोई नेसेसिटी हो, कोई जस्टिफिकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर उसकी कंसल्टेटिव प्रोसेसेस हुई हों, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन हुए हों, पब्लिक डिबेट हुई हो। तो अगर इन सारी कसौटियों पर हम इसे तोलें तो वो एक बेसिक फ़लॉ नज़र आता है। और देखिए, कहते हैं ना, इंसाफ न सिर्फ किया जाए बल्कि दिखे कि इंसाफ किया जा रहा है, वो भी एक डिक्टम है। तो आफ्टर ऑल अगर कानून बुरा है तो उसे डिलीट ही कर दें। संशोधन करके तो हम उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं ना। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो पाइवट होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके पास हज़ार तरह के काम होते हैं। मैं ख़ुद कलेक्टर रहा हूँ, मुझे पता है किसी चीज़ के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है। अब वो वक्फ अफेयर्स के लिए कलेक्टर साहबान वक्त नहीं निकाल पाएंगे। वो समझें आपके एक तरह की वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाएगी, वो हो नहीं पाएगा। अब देखें, सर्वे कमिश्नर जो है वो कौन होता था? ही वॉज नो बडी बट एन अपॉइंटी एज द नॉमिनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई एडीएम, वही सर्वे कमिश्नर, उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता था। वो भी नहीं कर पाते थे वो, तो वो अब कलेक्टर साहब कहाँ से कर पाएंगे? तो दो इंस्टीट्यूशंस जो वक्फ को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़े अच्छे मतलब बनाए गए थे, एक सर्वे कमिश्नर और दूसरा ट्राइब्यूनल। आप देखें, ट्राइब्यूनल ने अच्छा काम किया है और एक रेगुलरिटी आ गई थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इतने बर्डन हैं, ओवर बर्डन है, तो ट्राइब्यूनल में चीज़ें फैसले हो रहे थे। इस वक्त ट्राइब्यूनल की पावर्स को कर्टेल करना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। ये और एक जुडिशल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व था। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर उसके अध्यक्ष होते हैं, दो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर उसके मेंबर होते हैं। तो एक कंसल्टेशन की चीज़ नज़र आती है, एक जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड नज़र आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर अभी भी लोगों का भरोसा ज़्यादा है जुडिशियल प्रोसेसेस में। ये तो हम आप जानते हैं, पहचानते हैं इस बात। तो उस नज़रिए से आप देखें तो वो थोड़ा सा वो चीज़ हो जाती है। सीईओ जो है वो समझ लें आपके किंग पिन है इसका वक्फ अफेयर्स का। सीईओ की पोजीशन को आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वरना आप वक्फ को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। और देखिए, ऐसा है, सीईओ जो है वो मुस्लिम होने का एक औचित्य था, एक हिस्टोरिसिटी, एक पर्सपेक्टिव। सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, नॉलेज के अलावा जो एक्सपीरियंस, जो एम्पिरिकल जो वो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो जो जिसने वो उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा, भुगता और ट्रेडिशनली जाना है, तो उसकी नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत यूज़फुल होती थी गवर्नमेंट के लिए। सीईओ कौन होता है? इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ही रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट, ही रिपोर्ट्स टू द कंसर्न सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। प्लस अगर वो डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही तो कोई ऑफिसर है जो वहाँ पे, अगर हेडक्वार्टर में है तो सीईओ है। तो वो सारी चीज़ें थी, उसको डिस्टर्ब करना वो बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि वो क्या वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सिमिलर, देखिए, मैं तो इसको मतलब 2 पॉइंट मैंने बताया आपसे कि भाई वो किंग वो है, एक मतलब ये मोर साइकोलॉजिकल देन रियल।
और ज्ञान की जगह, नॉलेज की जगह मैंने इसकी बात की। तीसरा एक और भी इशू है कि देखिए ऑलरेडी एक चार्ज इकोसिस्टम सा चल रहा है। अब एक नया फ्लैश पॉइंट बनता है, उसी पॉइंट पर लेकर के अगर डिस्कशन मतभेद होने लगे तो प्रोसेस काम का रुकेगा, दुविधा आएगी उसके अंदर। चौथी चीज़ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि एक इक्विटी का पॉइंट भी तो है ना, कि आफ्टर ऑल दिस इज़ नॉट अ सेकुलर अफेयर, दिस इज़ अ रिलीजियस अफेयर। वक्फ बोर्ड इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो उसके अंदर अगर उसी के कम्युनिटी के का सीईओ हो, जैसा कि पहले संविधान मेकर्स ने सोचा या कानून बनाने वालों ने सोचा, तो उसका एक जस्टिफिकेशन था, उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को रखना, चेयरमैन तो कोई भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो बोर्ड के कोई भी होते हैं, लेकिन एक छोटा सा बोर्ड है, उसके अंदर फिर नॉन मुस्लिम्स को लेके आना, आफ्टर ऑल ये ऐसा तो होता नहीं है, दूसरे संस्थाओं में भी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लाते हैं तो उससे भी एक मतभेद की पॉसिबिलिटी है, डिफरेंसेस की पॉसिबिलिटी है। और फिर वही बात आती है कि उनको वो डीप एम्पैथी या डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ऑफन देन नॉट इट विल नॉट बी द केस। स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 जो मेंबर्स होते हैं उसमें से फ़िलहाल सिर्फ चेयरमैन उसका नॉन मुस्लिम हो सकता है। अब यह है कि 4 ही का होना ज़रूरी है मुस्लिम, और 2 का नॉन मुस्लिम होना ज़रूरी है, और 7 तक नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये कैसा क्यों है, जबकि पुराना कानून है कि हर मज़हब के मानने वालों को हक़ है कि वो अपना अपना संभालें। तो अगर ऐसी बात है कि नहीं नॉन मुस्लिम ज़रूर होने चाहिए, तो फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 77 मिनिस्टर हैं, वहाँ तो कोई मुसलमान है ही नहीं। हिंदू प्रतिष्ठान है इतने सब, वहाँ तो सब हिंदू ही होते हैं, कानून में लिखा हुआ है। डेफिनेशन ऑफ मुतवल्ली इज़ बीइंग डिलीटेड, सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट इज़ बीइंग डिलीटेड, जिसमें कि कोई वक्फ को पहचान करना और इन्वेस्टिगेट करना कि लिमिटेशन एक्ट से जो एग्जेम्पशन वक्फ को एक्ट को मिला हुआ है वो ख़त्म किया जा रहा है, वक्फ एक्ट के ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट्स को ख़त्म किया जा रहा है। और जो नॉन मुस्लिम अगर कोई वक्फ कर देता है तो उसको भी अब नए कानून के तहत वक्फ की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये बातें ज़रा सी तकलीफ देह हैं। तो आई एम श्योर कि ये अभी हायर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अच्छा गौर व खौज इस पर हुआ नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसको जो है रिव्यू किया जाना चाहिए, ये पूरा जो ड्राफ्ट है, और इसको अभी पार्लियामेंट में पेश ना किया जाए, और उसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, और उनकी देखभाल में जो है इसको देखा जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वायलेट ना हो और मुसलमानों का दिल न दुखे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।